नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अशोक भाई को आजकल इनको अपने चैनल से ज्यादा इनकी एक जिम्मेदारी के रूप में, और मुझे अच्छा लगता है जब अशोक भाई इस समय पूरे देश में घूम घूम के बहुत सी जगह लोगों को रूबरू होके सामने सामने उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अपनी बात उन तक पहुंचा रहे हैं। और अभी इसको रिकॉर्ड शुरू होने से पहले वो कह रहे थे उनकी बात समझ भी रहे हैं, आम आदमी के पास जा रहे हैं, उनकी दुख कष्ट कम से कम सुन तो ले रहे हैं। कुछ नहीं कर सकते हैं तो सुनने की तो कम से कम ईश्वर ने दिया है तो सुन ही ले रहे हैं। अशोक भाई, एक एक नया चीज हुई, एक टर्म आया जेंजी, और वो यंग, बिल्कुल यंग, जिसको हम लोग तो बच्चे ही बोलेंगे, उन बच्चों का के बारे में टर्म था। पहले से चल रहा था लेकिन नेपाल में बहुत प्रमुखता से आया, फिर राहुल गांधी उस टर्म को यूज कर लिए। लेकिन अभी लेह और उत्तराखंड, ये दो जगह तो बिल्कुल, मतलब ये जो इस समय सड़क पे बच्चे हैं, उनका ये आक्रोश कह लीजिए, उनका उनका उनकी फ्रस्ट्रेशन कह लीजिए, वो मैनिफेस्ट होके आगे आ रहा है। और मैं जानकारी के लिए बता दूं, जैसे बिहार में 20 वर्ष से कम आयु के 50% पॉपुलेशन है, सबसे युवा है। उसी तरह से उत्तराखंड ये देश बहुत युवा देश है, और उस जेनजी को आप उसका कुछ एड्रेस नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। इस पे जरा थोड़ी आपकी बात समझ लें कि ये उत्तराखंड ले ये हो क्या रहा है। जो लेह में हुआ, उन्होंने वांगचुक पे आरोप लगाया कि आपने जेनजी बोल के लोगों को उस्काया है। अब इस देश में जेनजी बोलना राष्ट्रद्रोह हो सकता है, शायद हो सकता है आप और मुझ पे मुकदमा लगे। लेकिन हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि कोई आउट ऑफ वे जाके, या ना उसने ये शब्द इजाद किया, ना नेपाल में ये शब्द इजाद हुआ। वैश्विक स्तर पर अलग अलग जनरेशन को अलग अलग, सबसे पहले जनरेशन एक्स आया, डगलस कोपलैंड की किताब 1991 किताब एक आई उनकी, जनरेशन एक्स। उन्होंने एक टाइम पीरियड में, इस ईयर से इस ईयर तक जन्मे वाले लोग जो है वो जनझेड़ है। उन्होंने उनके बारे बोले क्या, खासकर कोल्ड विश्व एक तरफ पे रशिया और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, वो जनरेशन के। उसके बाद जनरेशन वाई आया, जिसको मिलेनियम जनरेशन करते थे, जेन वाई और जेन मिलेनियम। वो एक अलग टाइम पीरियड में 2000 के बाद जो पैदा हुए वो उसमें मोटे तौर पे लेते हैं। और जेन जी आया, ये जनरेशन जेड, जिसको हम जेन जे कहते हैं, जेन जेड कहते हैं, जेन जी कहते हैं। ये वो लोग हैं कि वो, उनके जन्म होते के पहले से डिजिटल क्रांति हो गई थी। उन्होंने जन्म लिया तो डिजिटल युग में ही जन्म लिया। उन्होंने जन्म लिया तो मोबाइल भी थे, उन्होंने जन्म लिया तो नेट भी था, उन्होंने जन्म लिया तो एप्स भी थे, उन्होंने जन्म लिया तो ओटीटी भी था। आज वो सोच भी नहीं सकते कि कोई एक डिश हुआ करती थी, उसका डायरेक्शन हिला तो पिक्चर हिलती थी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था। ये सब उनके लिए अनइमेजिनेबल और हंसने वाली बात है। वो कहते क्या फेंकते हो यार, ऐसा होता है क्या कभी? मैं टीवी ऐसा 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 हिलता था। अरे पिक्चर तुम्हारे उसमें प्रॉब्लम होगी। टीवी बड़े होते थे ये उनको मालूम नहीं। उन्होंने स्लिक टीवी देखे हैं, उन्होंने कारें देखी है जिसमें ऑटोमेटिक गियर है, उन्होंने ट्यूबलेस टायर देखे हैं, उन्होंने ट्यूब के साथ टायर, ये उनके लिए अनइमेजिनेबल है। ये जेन जी है। जेन जी कोई राष्ट्रद्रोह नहीं है। ये वो जनरेशन है जो अभी 20 साल की उम्र में है। ये वो जनरेशन है जो अपना भविष्य तलाश रही है इस वैश्विक प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि इंटरनेट ने पूरे विश्व को एक छोटा गांव बना दिया है। और इस जनरेशन को अब सूचना का फ्लो इतना है कि आप उनसे कुछ रोक नहीं सकते। दुनिया की कोई ताकत किसी की सूचना रोक नहीं सकती। नेपाल में उन्होंने प्रयास किया, इंटरनेट और सब तमाम ऐप बैन करके, वो इतना बड़ा विस्फोट हो गया कि सरकार को भागना पड़ा। अब क्या हुआ? आप चाहिए सबसे शांत प्रिय, मतलब दुर्भाग्य की बात है आज आनंद जी, कई बार क्रोध भी आता है समाज पे, अपने आप पे भी, कि दो शांत प्रिय जगह, एक उत्तराखंड और एक लेह लद्दाख। लेह लद्दाख में कभी आपने दंगे नहीं सुने। लेह लद्दाख आप गए भी होंगे, वहां लोग बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, जोर से बोलते नहीं है, बहुत धीरे से चलते हैं।
370 जब हटाया गया तब उनको बोला गया था कि उनको एक पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, उसके लिए वो लड़ रहे हैं। सरकार कमेटी बनाती है, सरकार उनसे बातचीत करती है, बेनतीजा बातचीत निकलती है। वो लोग 5 बार अनशन कर चुके हैं, कोई किसी का मतलब नहीं। वहां के लोगों ने लेह से जंतर मंतर तक पदयात्रा करी सरकार को बताने के लिए। वो जब जंतर मंतर आए तो सरकार ने उनको जंतर मंतर में बैठने की परमिशन नहीं दी। देखिए ये सरकार कितनी संवेदनहीन है। उसके बाद पिछले 15 दिन से वहां लोग अनशन पे है, पूर्ण राज्य के दर्जा की मांग है। एक शेड्यूल 6 में लाइए हमारे राज्य को, ताकि आदिवासी का दर्जा मिले। सब आदिवासी रहते हैं तो हमें हमारी संस्कृति का संगोपन करने में मदद होगी। ये सारी चीजें जब चल रही है, इतने में 2 लोगों की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, और 2 लोगों की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। अब लोग मरने लगे हैं अनशन करके, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। जब ये बातें आती है तो फिर जो यूथ होता है उसका सब्र का बांध जल्दी टूट जाता है। मैं हमेशा कहता हूं कि महात्मा गांधी अपने जगह सही थे तो भगत सिंह भी अपनी जगह सही थे। कई लोग इस पर डिबेट करते हैं, यदि गांधी सही थे तो भगत सिंह नहीं हो सकते, और भगत सिंह सही होते तो गांधी नहीं हो सकते। मैंने बोला दोनों सही थे, क्योंकि दोनों के उम्र का फर्क था। गांधी जी एक उम्र के पायदान पे थे। गांधी जी ने तपा के अपने आप को संयमित कर रखा था, इसलिए वो अहिंसा की बात करते थे। और गांधी जी के अहिंसा की बात करने के बाद भी जब अंग्रेजों का दमन कम नहीं हो रहा था तो सब्र का बांध टूट गया भगत सिंह जी का, और भगत सिंह आक्रामक होके उन्होंने बम फेंके। बाकी इतिहास सारी दुनिया को पता है। गलत भगत सिंह भी नहीं थे, गलत गांधी जी भी नहीं थे, सही भगत सिंह भी है, सही गांधी जी भी है। फर्क उम्र का है। उस एंगल से देखिए तो आपको समझ में आता है। यहां वांगचुक ने कहा कि मैं आंदोलन वापस लेता हूं क्योंकि हिंसा हो रही है, 5 लोग मारे गए, अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये आंदोलन बंद करता हूं। महात्मा गांधी ने भी कई बार अपना आंदोलन वापस लिया क्योंकि आंदोलन हिंसक हो गया था। उसी राह पे वांगचुक चल रहे हैं। लेकिन अंग्रेज, जिसको सबसे क्रूर शासन माना जाता था, वो तक उससे पसीज जाते थे। लेकिन वर्तमान में दिल्ली में बैठे हुए हमारे शासक क्या अंग्रेजों से भी गए गुजरे हैं? क्या अंग्रेजों से भी गए गुजरे हैं कि वो आज इन लोगों की तरफ ध्यान नहीं देते? जब लोग हॉस्पिटल में मरने एडमिट हो गए, अनशन करने वालों की तबीयत बिगड़ गई और सरकार की तरफ से कोई हालचाल नहीं दिखी, तो लोग आक्रामक हो गए, और आक्रामक बच्चे, यंग बच्चे हो गए जो जनरेशन जेड के हैं, जिन्होंने जन्म लेते से डिजिटल दुनिया में ही पैर रखा। और जब वो आक्रामक हो गए तो उन्होंने फिर गाड़ियां तोड़ी, उन्होंने बीजेपी का कार्यालय जलाया, पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया और 5 लोगों की मृत्यु हो गई, 4 या 5। अब सरकार कहती है कि भाई जनरेशन जेड, जनरेशन जेड, जेन जी बोल बोल के इन्हें लोगों को हुस्काया। अरे इन बच्चों को किसी को हुस्काना नहीं पड़ता। क्या भगत सिंह जी को किसी ने हुस्काया था? प्रताड़ना देख के, शासन की प्रताड़ना देख के, शासन के प्रकोप देख के, शासन की संवेदनहीनता देख के महात्मा गांधी को भी साइड को करके भगत सिंह ने अपना रास्ता तय कर लिया। ये जैन जी है, ये किसी की नहीं सुनते, क्योंकि उनके लिए सूचनाओं का प्रवाह निरंतर बहुत हाथ में है। जो बच्चा पैदा होते से लैपटॉप पे बैठता है, उसको क्या बताओगे आप लैपटॉप? ये हमारी जनरेशन है आनंद जी, कि हमने ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देखा, हमने फैक्स देखा, हमने पेजर देखा, हमने हैंड फ्री सेट देखा। कौन आजकल बात करता है हैंड फ्री सेट की? और क्या करता है लैंडलाइन? आजकल लैंडलाइन नहीं होती लोगों के घर। तो ये जो नया जनरेशन है, ये बहुत जल्दी आक्रामक हो जाता है, क्योंकि उसकी अपेक्षाएं ज्यादा है, उसकी भूख ज्यादा है, उसके लिए पूरा विश्व कैनवास है और वो अपनी तरक्की चाहता है। जी। जब उसकी अनसुनी करेगी तो फिर वो क्रांतिकारी कदम उठाएगा, जो लेह में हुआ। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात। इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेह जले, मणिपुर जले। लेह अपना बॉर्डर स्टेट है, और लेह में अब आग लगना ये बहुत अकल्पनीय है, क्योंकि वहां शांति ही शांति थी। वो बुद्ध के मानने वाले लोग हैं। यदि बुद्ध के मानने वाले लोग
हिंसात्मक हो जाते हैं, तो आप समझ लीजिए सरकार का नाकारापन या सरकार ने उनको कितना पुश किया कि वो हिंसा पे उतरा है। पहला पॉइंट। अब आइए कल रात से जो उत्तराखंड में हो रहा है, देहरादून में। उत्तराखंड में एक पेपर लीक हुआ। पेपर ये लीक हुआ, उसके बाद यंग जनरेशन रास्ते पे उतरा है और अब सरकार से इस्तीफा चाहता है। थक गए वो पेपर लीक से। और सरकार का रवैया देखिए आप। सरकार का रवैया ये है कि धामी ने कहा कि नकल जिहाद होने नहीं देंगे। ये नकल जिहाद कहां से आया भाई? नकल जिहाद ये शब्द क्यों जोड़ा गया? क्योंकि इसमें भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। क्या हुआ उसमें? एक हरिद्वार में एक सेंटर है, वहां एक खालिद मलिक नाम का विद्यार्थी था जो एग्जाम देने गया। उसने अपने मोबाइल से क्वेश्चंस के फोटो खींचे पेजेस के और वो अपने बहन को व्हाट्सएप किया, साबिया को। साबिया ने अपने ही भाई के दोस्त प्रोफेसर सुमन को फॉरवर्ड कर दिए। प्रोफेसर सुमन के वहां से वो लीक हो गए, नेट पे आ गए, हंगामा हो गया और धामी ने कहा लव जिहाद। इसमें 4 लोग इन्वॉल्व है जो प्राइमा फांसी मुझे लगता है। एक तो खलीद, दूसरा उसकी बहन जिसने इसमें मदद की, तीसरा प्रोफेसर सुमन। ये पहले प्लान हुआ था, नहीं तो सुमन के पास क्यों जाते सवाल? आपको और मेरे को तो नहीं किया किसी ने व्हाट्सएप, प्रोफेसर सुमन को ही क्यों किया? क्योंकि सुमन उस कड़ी का एक हिस्सा थे। और सबसे बड़ी बात, वो जो स्कूल है वो स्कूल बीजेपी के नेता का है और उसका स्टेटमेंट आया कि 18 में से 15 जगह पे हमने जामर लगाए थे, 2-3 जगह जामर नहीं लगे, वही ये कांड हो गया। तो खलीद को कैसा मालूम कि उसके हॉल में जामर नहीं है? नहीं तो खलीद इतना पूरा प्लानिंग नहीं करता कि मैं व्हाट्सएप बहन को भेजूंगा, बहन अपने फोन से प्रोफेसर को भेजेगी, फिर उधर से प्रोफेसर से मेरे को सवाल आएंगे। ये पूरा प्लानिंग तब होता है जब जामर नहीं होंगे। तो क्या खलीद के साथ पहले से ये प्लानिंग में था कि खलीद के हॉल में जामर नहीं लगा रहेगा? खलीद का मामला बाहर आ गया, कितने लोगों के साथ ऐसी डील हुई थी? जहां जामर नहीं लगे वहां संगन चेकिंग क्यों नहीं हुई? मोबाइल अंदर कैसे चला गया? ऐसे कई सवाल है। लेकिन धामी साहब ने घोषणा कर दी कि नकल जिहाद नहीं होने देंगे। फिर से हिंदू मुसलमान इसमें ढूंढा जा रहा है। और लोगों ने जो बोला, उस लड़की ने जो कहा, लड़की ने कहा कि इनके भगवे को अब हम घुसने नहीं देंगे गांव में। हमारे शहीद तो तिरंगे में लपेट के आते हैं, अब समय आ गया है कि इनको भगवे में लिपट के भेजो। क्या क्या बोला है उसने? उसने कहा कि नेपाल में तो नेता भाग गए चॉपर से, आपको उतनी भी जगह नहीं देंगे हम भागने की। और हुजूम है साहब, यंग लड़के बच्चे रास्ते पे है। इसको जनरेशन जेड कहते हैं कि जिन्होंने जन्मता से ही डिजिटल क्रांति पहले आ चुकी थी उनके। ये जन जी कोई विद्रोह का शब्द नहीं है। आपने और मैंने जन जी बोलने से जनरेशन मिलेनियम, जनरेशन एक्स, जन जेड और जन जेड के अगला भी जनरेशन आ रहा है जो इससे भी ज्यादा ओपन होगा। और अशोक भाई ये देखिए, मैं इसलिए इस बात को कह के इसका अगले प्रश्न पे आ रहा हूं। ये हम और आप भी महसूस कर रहे हैं। आप अपने पिताजी के सामने उनसे अगर आप उनसे बहस नहीं करते थे, आज मेरा और आपका लड़का आपसे बहस करते हैं। और उसकी जो अगली जनरेशन है वो बहस क्या करता है? वो डोमिनेट कर, वो कहता है मुझे ज्यादा जानकारी है आपसे, आपको जानकारी नहीं है। और ये फैक्ट भी है कई मामलों में, मतलब अरे अनुभव का एक अपना स्थान है। लेकिन 90% मामले में सही जानकारी है। जी जी 90% सारे गैजेट्स जो है, हमारे घर में जो टीवी है वो भी बिगड़ता है तो हमको उसको बोलना पड़ता है कि अरे ये कैसा हो गया बताओ। अरे क्या बटन दबा दिया आपने?
ठहरो मैं ठीक करता हूँ, 2 मिनट में ठीक करता है, लेकिन हम आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ता है उसका, जब तक वो नहीं आए तो ठीक नहीं करेगा। ये जनरेशन गैप है। और नहीं, और ये जनरेशन खड़े होकर प्रश्न पूछ रही है। देखिए, आप ये नहीं कर सकते कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, हमने, ये जनरेशन प्रश्न पूछ रही है, उसको प्रश्न के जवाब नहीं इस मिलेंगे तो वो आप जी आपको वो आजादी आजादी की बात करेगा, वो आपसे आजादी चाहती है, इस मन के बात से आजादी चाहती है, ये आपके दमनकारी नीतियों से आजादी चाहते हैं। आप ये बार बार धर्म को बीच में आ जाते हो, उससे आजादी चाहते हैं। नकल जिहाद बनने के पहले आप ये कहते कि नकल करने वालों के खिलाफ मैं कड़ा एक्शन लूंगा, तो क्या जाता है, आप जिहाद इसलिए बोल रहे हैं कि आपको उसमें हिंदू मुसलमान ढूंढा जा रहा है, उसमें आधे हिंदू है आधे मुसलमान है, कर लीजिए आप हिसाब। अब जनरेशन एक्स जो है वो प्रधानमंत्री को भी सवाल पूछेगा। प्रधानमंत्री सवाल सुनने के आदी नहीं है, मुख्यमंत्री सवाल सुनने के आदी नहीं है, उनको सवाल सुनने होंगे, क्योंकि सामने की जनरेशन आपकी नहीं है मोदी जी, आपकी नहीं है धामी जी, सामने की जनरेशन हमारी भी नहीं है। जी 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 जब आता है कोई 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 आज के डेट में, मैं बता रहा हूं, जब मैं पूरा, जैसा आपने कहा कि मैं लगातार भ्रमण करता रहा हूं, लगातार अलग राज्यों में जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टॉक विथ यंग जनरेशन। वो यदि 20 साल का लड़का आपके पास आके बैठे और सवाल पूछे, तो आपको बहुत कॉशियस होकर जवाब देना पड़ता है। और वो कहता है कि मुझे, बट इतना आपने बता दिया, बट आई डोंट थिंक सो, आई डोंट बिलीव इन दैट, व्हाट यू से। जी देर आर अदर दिस थिंग ऑल्सो, देर आर अदर एंगल्स यू हैव निग्लेक्टेड टोटली। वो हिम्मत रखता है बोलने की। हम सिर्फ सुनते थे, मैं डर डर के बोलते थे, और इसलिए इसको जनरेशन जेड बोलते हैं, जेन जी बोलते हैं। और यदि ये रास्ते पे आए तो मैं नेपाल के बाद मैं बार बार हाथ जोड़ के सरकार को कहता हूं कि आप अब रास्ते पे आ जाइए। ये सोए हुए ज्वालामुखी को मत उठने दीजिए। जी यदि भड़क गया तो ये लावा कहाँ जाएगा, क्योंकि ज्वालामुखी के लावा को आप डायरेक्शन कतई नहीं दे सकते। लावा अपने हिसाब से बहता है, और जो रास्ते में आता है वो भस्म करके जाता है। उसमें आनंद जी आप भी होंगे, हम भी होंगे। हमको जी इसमें से दूध के धुले, मतलब दूध के धुले मतलब कि हम अलग नहीं है समाज से। जी जी जब समाज का नुकसान होगा तो हमारा भी होगा और आपका भी होगा। लेकिन जी, और सरकार है, प्रश्न हमसे आपसे भी पूछे जाएंगे, और उसके लिए तैयार रहना चाहिए, उसमें आप तैयार रहना प्रश्न चाहिए। से भाग नहीं सकते। आप मैं तो हमेशा मैं कहता हूं कि जब कॉलेजेस में जाता हूं तो सबसे ज्यादा तैयारी करके जानी पड़ती है। जी जी मैं अशोक भाई, एक और तरफ, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे एक आपकी टिप्पणी चाहूंगा, संक्षेप में चाहूंगा। ये जो वोट चोरी का मामला है वो एक बड़ा मामला बन गया है, और दो चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तरफ इलेक्शन कमीशन की ये स्वीकारोक्ति आ गई है कि भाई इसमें कुछ है, उसी लिए उसने कहा कि एक सेकंड लेयर ऑफ लॉक लगाएंगे, जिसको राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब चोर सामान लेके भाग गया है तब वो ताला लगाने की बात कर रहे हैं। तो एक तो ये है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जी अपना पुराने ढर्रे पे फिर आ गए हैं। अब वो ये बता रहे हैं कि ये वोट चोरी वोरी कोई मामला ही नहीं है, और कहीं ना कहीं वो बीजेपी की जिसको कहते हैं ना, फील्डिंग सेट करने में लग गए हैं। मैं इन दोनों चीज, क्योंकि बिहार में मेरे हिसाब से वोट चोरी एक बड़ा मामला है। अगर वहां के लोगों के आप वोट का हक छीन रहे हैं तो वो कैसे नहीं है। उनका कहना है कि ये लोग जो कह रहे हैं ना कि लोकतंत्र कमजोर, वो कह रहे हैं अगर ऐसा हुआ तो लोकतंत्र कमजोर होगा। ये अपने मोड़ तोड़ के बातें कर रहे हैं। मैं दोनों नहीं, चीजें, इलेक्शन उसका कमीशन और उसका प्रशांत किशोर। हाँ, दो बातें हैं सर। प्रशांत किशोर की रिसेंट जो रैलीज हुई, उसमें ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र में उसको मिलता हुआ रिस्पांस देख के बीजेपी थोड़ी डर गई, क्योंकि ये बीजेपी के लिए भस्मासुर बन गया। ब्राह्मण वोट बैंक पे बीजेपी अपना हक समझती है, यदि वो प्रशांत किशोर अलग ले गए तो तकलीफ होगी। दूसरी बात, प्रशांत किशोर का एक मेजर फ्लंक है जिसपे वो लड़ रहे हैं, वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी है इसलिए लोग पलायन करते हैं, इसलिए बिहार की हालत है। उनका एक ये है। राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेके रोजगार चोरी तक एक लाइन में पिरोया। उनने कहा, और ये लॉजिकल भी है, ये कोई इलॉजिकल दिखता नहीं, उनने कहा कि ये सरकार आपके लिए रोजगार पैदा करने का क्यों प्रयास करेगी, क्योंकि सरकार की जवाबदेही है ही नहीं आपके प्रति। सरकार तो चुनाव आयोग के भरोसे जीत रही है।
वोट चोरी करके जीत रही है। जब वोट चोरी करके सरकार जीती रही है तो फिर आपकी क्या जरूरत है? जब आपके घर में एंट्री करने के लिए मैंने पीछे से दीवार में बड़ा छेद कर ही रखा है, तो पागल कुत्ते ने काटा है कि सामने आके मैं बेल बजाऊंगा? आनंद जी दरवाजा खोलिए, मैं चोरी करने आया था। जी जी जी। तो वोट चोरी से जब बेरोजगारी से जोड़ दिया और वो लोगों को अपील होने लगा कि वाकई इनको तो, मतलब कैन यू इमेजिन आनंद जी कि चुनावी इतने नजदीक आ गए हैं, चुनाव की रैलियां हो रही है, चुनाव का मोमेंटम पकड़ा गया है, बिल्कुल मोमेंटम पीक पकड़ रहा है बिहार में। ऐसे में आप एक सप्ताह में 3 बार लाठीचार्ज करते हैं युवाओं पे। आपको डर नहीं कि युवा आपके खिलाफ जाएगा? डर इसलिए नहीं है कि आपको उनके मतदान की चिंता भी नहीं। आपको मालूम है आपका आपकी व्यवस्था कैसी हो गई है। जब मतदाता सूची आएगी उसमें सारे जुगाड़ हो जाएंगे। तो ये जो सरकार का एक्शन है जो परंपरा के विपरीत दिखाई देता है, वो ये दिखाई देता है कि उनको किसी बात की चिंता नहीं। इसलिए चिंता नहीं है कि उनके पास नतीजे पहले से तय है, और जब नतीजे तय है तो फिर काहे इतनी भाई मारामारी करेंगे, काहे को इतना लोगों को सर पे लेके घूमेंगे? तो पीके के हाथ से वो बेरोजगारी का मुद्दा छूटता नजर आया। उनको लगा इन्होंने वोट चोरी के साथ बेरोजगार चोरी जोड़ा और ये दोनों एक हो गए तो मेरी दुकान एक बंद हो जाएगी। तो फिर पीके ने बोलना शुरू कर दिया कि वोट चोरी तो है ही नहीं, वोट चोरी तो है ही नहीं। तो पीके ही जवाब दे, वोट चोरी नहीं है तो मरे हुए लोग कैसे जिंदा हो गए और जिंदा लोग कैसे मर गए, यही बता दे पीके। जी एक घर में इतने जी लोग कैसे रह सकते, पीके यही बता दे। जी तो पीके अब कंफ्यूज्ड है। जी वो ज्यादा आक्रामक होते तो बीजेपी को मार खाती है, बीजेपी परेशान हो जाती है। वो कम आक्रामक हो जाते हैं तो उनकी दुकान बंद हो जाती है। वो विपक्ष पे आक्रामक हो जाते हैं तो विपक्ष उनके मुद्दे लेके भागता है। तो जी ये रोज नया ट्रायल एंड एरर मेथड कर रहा है। तो ये पीके है जी जी और कुछ नहीं। जी जी। मैं अशोक भाई एक मैं और चीज हर इसलिए। किसी, मैं तो सर छोड़िए पीके, सामान्य इंसान जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जिसको कोई पहचानता नहीं है, वो भी मुझे आके यदि कन्विंस कर दे कि ये जो तुम 4 पॉइंट उठा रहे हो इसमें वोट चोरी नहीं है, तो मैं उसके पैर धो के पी लूंगा। मैं तो कहता हूं कि मैंने जो 4 पॉइंट जो राहुल गांधी ने भी उठाया, जिसके पहले हम भी बोल रहे थे, इसके पहले महाराष्ट्र में लोग कोर्ट में गए हैं, आप ये बताइए इसको हम क्या कहें, क्या नाम दे, मुझे बताइए। और चुनाव आयोग तो चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं कोई वोट चोरी नहीं हुई, लेकिन हम आधार से लिंक करेंगे कि आगे नहीं हो। आगे नहीं हो इसका मतलब पहले हुई है। और आपका फुल प्रूफ सिस्टम इतना है कि वोट चोरी हो ही नहीं रही है, तो फिर आधार के लिए क्यों एक लोगों को परेशानी खड़ी कर देते हो आधार से लिंक करके? छोड़ दो, आपके पास फुल प्रूफ है। क्योंकि आपकी चोरी पकड़ी गई है, इसको लिपापोती करने के लिए अब आप आधार कह रहे हैं। आपने लगातार सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके कहा कि आधार का कोई अधिकारी, आधार का कोई यही नहीं, वक्त ही नहीं है, ना ये तुम्हारा पहचान पत्र है, ना कुछ ये है, एड्रेस एड्रेस वेरिफिकेशन है। आधार की क्या मान्यता ही नहीं है हमारे लिए। सर्वोच्च न्यायालय ने सजेशन देने के बाद भी फिर से एफिडेविट देके चुनाव आयोग ने कहा कि आधार की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और जब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया और अब ये मत चोरी पकड़ने लगे, मैं तो बोलता हूं चलो छोड़ो, राहुल गांधी फ्रॉड, जो आंकड़े दिए सब फ्रॉड। अब मेरी अपनी सुनो, अशोक वानखड़े का 2024 में किसने नाम डिलीट किया मतदाता सूची से, यही बता दीजिए। मैं फिर से एनरोल हो गया हूं, सिर्फ एक एग्जाम्पल बता दीजिए कि मेरा नाम किसने डिलीट किया। कौन बीएलओ था, कौन बीएलए था जिसने फिजिकल वेरिफिकेशन किया? मैं तो अपनी किस्सा सुना रहा हूं, मुझे सेटिस्फाई कर दीजिए। मैं रोज प्रोग्राम चालू करने के पहले वंदन करते हुए आपकी वंदना करके प्रोग्राम चालू करूंगा। पहले बताइए मेरा वोट कैसा कटा? तो ये वोट चोरी हो रही है, पकड़ी गई है। अब चोरी पकड़ने के बाद चोर इधर उधर भाग रहा है, नए नए शगुफे बता रहा है।
क्रांतिकारी जी कदम जी नहीं है, वो चोरी पकड़े जाने का प्रूफ है, सबूत है कि चुनाव आयोग के यहां चोरी होती थी, इसलिए फिर अब आधार से लिंक होने की बात कर रहा है। जी। अशोक भाई, एक अंत में, क्योंकि समय तो कम है, लेकिन फिर भी मैं एक चाहूंगा इस पे एक छोटा सा वो, मोदी जी बचत उत्सव का आह्वान कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सब लोग जाइए, कार खरीदिए, टीवी खरीदिए, फ्रिज खरीदिए, और वो मालूम नहीं उनका बस चले तो वो जो जिसको अनाज दे रहे हैं 81 करोड़ लोगों को, उनको भी कार में बिठा के घुमाने लगे। अ, लेकिन ये मुझे कभी कभी लगता है कि ये लोगों का माखौल उड़ाने का समय नहीं है। बहुत मुश्किल हालात है, बहुत महंगाई है, देखिए, और उस पर मोदी जी जब इस तरह इन्होंने की बातें ये आके। जी मोदी जी के क्या कहने, मोदी जी ने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा करने का मेरा सपना है। अरे साहब, 5,000 का जूता पहनने वाला समोसा नहीं खा सकता एयरपोर्ट पे। हवाई जहाज, हवाई चप्पल वाला तो छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए हवाई चप्पल वाला, जिसके पास 5,000 रुपए का जूता है वो भी समोसा 250 रुपए का खाने के पहले 3 बार सोचता है। पानी की बोतल 80 रुपए की। ये आपके हवाई, ऐसा ही इन्होंने इसका किया। बेसिकली क्या किया, पहले लोगों को लूटा, डकैती डाली। जब से जीएसटी शुरू हुआ तब से, जब लोग मरने लगे तो जो डाका डाला, बोला अब छोड़ देते हैं आपको। भारत छोड़ के चले गए अंग्रेज। भारत में कुछ बचा ही नहीं था खाने के लिए, पूरा चूस लिया था भारत को, और अंग्रेज चले गए। पूरी जनता को चूस लिया 8-10 साल, जब से जीएसटी लगा। अब जनता बिल्कुल आईसीयू में आ गई। आईसीयू में आने के बाद आपने एक बिस्कुट पकड़ा दिया उसके मुंह में, लो मुंह मुठा करो, आपको मरने नहीं दूंगा मैं। उत्सव मनाइए, आपको मैंने बिस्किट खिलाया है, इसके बाद चॉकलेट खाइए, इसके बाद बर्गर खाइए, इसके बाद पिज्जा खाइए। अरे लेकिन आईसीयू में पहुंचाया किसने? पहले जख्म दो, फिर बाद में मलहम लेके जाओ लगाने के लिए, और उसका उत्सव मनाओ कि मलहम लेके आए साहब, मलहम लेके आए साहब, मलहम लेके आए साहब। और साहब का पूरा पामेरियन डिपार्टमेंट भो भो कर रहा है सुबह से शाम तक, क्या सस्ता हो गया क्या नहीं। अरे पहले महंगा किसने किया इसको जो सस्ता किया? साहब ने तो एक ही उस जो आरती है भगवान शिव की, उसमें से एक ही उन्होंने, जो शिव हरि की आरती है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जनता बहुत चिल्लाने लगी, लठ लेके खूब पीटो खूब पीटो। वो चिल्ला चिल्ला के बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद उसके मुंह पे पानी छिटको, ताकि वो होश में आए। होश में आने के बाद फिर मार पड़ेगी अभी, लेकिन जो होश में लाने का प्रोसेस है पानी छिड़का के मुंह पे, उसका उत्सव मना रहा है देश में। आए आए भगवान आए, मुंह पे पानी छिड़क के होश में लाए। आए आए भगवान आए, पानी छिड़। अरे मूर्खो, तुमको पहले बेहोश किसने किया ये देखो। जो फ्रिज आज कहते हो कि फ्रिज ले आइए, ये फ्रिज 8 साल पहले तुम्हारे यहां होना चाहिए था। 8 साल तक इस फ्रिज से वंचित किसने रखा? वो आज मसीहा बन के आया है। इनको लगता है लोग मूर्ख है। जी 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 लोग मूर्ख नहीं है इस देश के, जी जी इसीलिए लोगों ने इनको 160 पे ले आए थे। एडीआर की रिपोर्ट के 60 जोड़ू तो मैं 240 पे है। जी जी। कुल चलिए मिलाकर हालात हालात बहुत खराब है। मुझे सबसे ज्यादा चिंता, महंगाई का डोज सहन कर लेंगे सर, आधी पेट रोटी खा के लोग, देश जिंदा है। किसान अपनी जीवन लीला समाप्त करता है लेकिन चिल्लाता नहीं, वो बेचारा अनाज उगाने के लिए खेत में दिन रात करता है। यहाँ का जो लेबर फोर्स है वो सारी प्रताड़ना महंगाई के बावजूद नीचे मुंडी करके पीसता रहता है फैक्ट्रियों में, और देश का पहिया है वो लगातार घुमाते रहता है। जी।
लेकिन जी जेन जेड जो है, यदि इसको आपने मूर्ख बनाया, मूर्ख समझा, तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, ये जान लीजिएगा। जी जी सवाल उठने लगे हैं लेह से लेके नीचे उत्तराखंड तक, और उत्तराखंड से नीचे यदि ये मामला सरक गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये नुकसान भारत का होने वाला है, इसलिए चिंता है। हम खुश नहीं हैं जो लेह में हुआ, कतई खुश नहीं है जो उत्तराखंड में हुआ, चिंता है। जी। और अंत में सिर्फ मैं अशोक भाई इतना, मेरी जो समझ है, आप लोगों को इस तरह से मूर्ख आप मणिपुर में क्या किए, आपने जम्मू कश्मीर हाँ, के साथ धोखा किया, आपने लेह के साथ धोखा किया, आप जहां जा रहे हैं आप झूठ बोलना और धोखा देना, ये इससे देश नहीं चलता है। आप वक्ती तौर पे हो सकता है 2 इलेक्शन जीत जाइए, 1 इलेक्शन जीत जाइए, ये कुछ कर लीजिए, लेकिन छोड़ दीजिए ना, इलेक्शन भी कैसे जी जीते गए सब सामने आ ही रहा है ना। जी 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 सब सब सत्य इतना नग्न है कि देख के करा जाता है। और उसका एक लॉन्ग टर्म रिप्रिकॉशन ये है अशोक भाई, कि अब इंटरनेशनली भी आपको समझ गए हैं सब लोग कि आप क्या चीज है, और इसलिए वो नहीं इज्जत जो भारत का प्रधानमंत्री की होनी चाहिए वो नहीं है। इंटरनेशनली लोगों को समझ में आ गया कि दो विदेशी प्रधानमंत्री आपस में अपनी अपनी भाषा में बात करते हैं, उनके जो ट्रांसलेटर है वो उनको समझाते हैं, ये तीसरे भाषा वाला आदमी उस पर ठहाका लगाता है, ये जाने बगैर बात क्या हो रही है। क्या, चलिए चलिए अशोक भाई, थैंक यू सो मच, और आप इसी तरह से मजबूती से लोगों के साथ बातचीत करते रहिए, ये भी एक बड़ा काम है जो आप कर रहे हैं। थैंक यू, क्या बहुत करें बहुत सर, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद।